Hello all my dear students, welcome back again on my YouTube channel लिटरेचर वर्ल्ड। आज की इस वीडियो के अंदर हम जॉन मिल्टन की लिखी हुई पोइम ऑन शेक्सपियर इसको लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करेंगे। इस वीडियो के अंदर सबसे पहले मैं आपको जॉन मिल्टन की एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा और उसके बाद में जो पोइम के जो फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं कि पोइम कब लिखी गई, कौन सा मीटर यूज़ किया गया है, कितनी लाइनें हैं, वो बताऊंगा। और फिर लाइन टू लाइन हम इस पोइम को रीड करेंगे और लास्ट के अंदर जितने भी आपके इस पोइम के जो क्वेश्चंस बनते हैं, चाहे वो MCQs टाइप क्वेश्चंस हों या फिर वन लाइनर हों, शॉर्ट क्वेश्चंस और या फिर कोई बड़े बड़े क्वेश्चंस हों, तो पूरा ही एक वीडियो के अंदर आपको समझाऊंगा। तो वीडियो लेंथी भी हो सकती है, टाइम है आपके पास, अगर आप ध्यान से वीडियो को देखना चाहते हो तो ही आप इस वीडियो को देखिए। अदरवाइज़ शॉर्ट्स वीडियो 10 मिनट की, 15 मिनट की, 20 मिनट की यूट्यूब पर बहुत सारी पड़ी होंगी, आप उनको देख सकते हैं। क्योंकि लेंथी वीडियो इसलिए हो जाएगी, इस वीडियो के अंदर आपको मिल्टन के बारे में जानकारी मिल जाएगी, पोइम के बारे में जानकारी मिल जाएगी और जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। अगर आप +2 के स्टूडेंट्स हैं या फिर कोई ग्रेजुएशन में आपके सिलेबस के अंदर ये पोइम दी गई है, तो आपको जो क्वेश्चंस आंसर हैं वो प्लस हिंदी मिलेंगे आपको, यानी कि क्वेश्चंस मिलेगा और इंग्लिश में मिलेंगे और उसके साथ में हिंदी भी बताई जाएगी, ताकि आपको लिखना ईजी हो सके, आप पेपर के टाइम पे, एग्ज़ाम के टाइम पे क्वेश्चन को लिख सकें। ऐसा नहीं है कि भी बोल के बता दिया और आप अपने तरीके से लिखोगे, नहीं, आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प इस वीडियो से मिल जाएंगी। ओके, तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे लास्ट में पूरा देखने के बाद में, तो ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना, तो ही आप इस वीडियो को शेयर करना या फिर लाइक करना पूरा देखने के बाद में, अगर पसंद आए तो ठीक है। अब शुरू करते हैं जॉन मिल्टन। तो सबसे पहले जॉन मिल्टन के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन। जॉन मिल्टन हु वॉज बॉर्न 9 दिसंबर 1608 लंदन। 9 दिसंबर 1608 को इनका लंदन के अंदर जन्म हुआ एंड ही वॉज डाइड 8 नवंबर 1674 और इनकी डेथ हुई थी 8 नवंबर 1674 यानी कि 1674। यादा आपको याद रहे ना रहे, थोड़ा सा इतना दिमाग में रख लेना कि भाई इनका जन्म 1608 और डेथ 1674। He was an English poet and intellectual who wrote in English, Latin, Greek and Italian। यानी कि ये काफ़ी पढ़े लिखे बंदे थे और ये लिखते थे इंग्लिश के अंदर, इंग्लिश तो हमारी पोइम ही है, पढ़ेंगे, लैटिन के अंदर, ग्रीक के अंदर एंड इटालियन के अंदर, यानी कि काफ़ी लैंग्वेजेस का इनको नॉलेज थी। ही इंट्रोड्यूस्ड न्यू वर्ड्स कॉइन्ड फ्रॉम लैटिन एंड एंशिएंट ग्रीक टू द इंग्लिश लैंग्वेज। इन्होंने कुछ नए वर्ड्स दिए जो कि इन्होंने उठाए थे लैटिन से और ग्रीक से, तो इंग्लिश को कुछ न्यू वर्ड्स दिए, जैसा कि विलियम शेक्सपियर ने भी अपने को बहुत सारे कुछ वर्ड्स दिए हैं इंग्लिश के अंदर। इनके कुछ फेमस वर्क हैं, हालांकि यहाँ पर कुछ ज़्यादा लिखे गए हैं, ये फेमस तो सारे ही हैं, बट एज ए स्टूडेंट, +2 के स्टूडेंट हो आप, BA के हो, स्टार्टिंग आपकी लिटरेचर के अंदर, तो आप एक इनका वर्क ज़रूर ही याद रखें, वो है पैराडाइज लॉस्ट। एक एपिक पोइट्री है, काफ़ी लंबी बुक्स के अंदर लिखी गई पोइम है, पूरी बाइबल की स्टोरी है। और इसके बारे में थोड़ा और बता दूं, जॉन मिल्टन के बारे में। जॉन मिल्टन अपनी आधी एज के बाद में अंधे हो गए थे, इनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। इसी के बाद में इन्होंने अपने फेमस वर्क लिखे हैं, जैसा कि पैराडाइज लॉस्ट हो गया, और एक इनकी फेमस पोइम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, वो भी काफ़ी फेमस पोइम है, आपको ग्रेजुएशन में मिल जाएगी, पोस्ट ग्रेजुएशन में मिल जाएगी, और RPSC जो कि फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के पेपर करवाती है, उसके तो सिलेबस के अंदर भी है, हम उसको भी डिस्कस करेंगे कभी, ठीक है। तो इतना जॉन मिल्टन के बारे में काफ़ी है, क्योंकि हमारा मेन फोकस रहेगा पोइम पर। जॉन मिल्टन की बायोग्राफी हम किसी और वीडियो के अंदर देख सकते हैं। तो अब हम चलते हैं अपनी पोइम की तरफ। देखिए, जॉन मिल्टन की जो पोइम है जो कि आपके सिलेबस में दी गई है, क्योंकि स्पेशली मैं ये वीडियो बना रहा हूँ +2 के स्टूडेंट्स के लिए, तो
ये चीज़ें आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अपनी नोटबुक में कहीं पर नोट डाउन भी कर सकते हैं। ऑन शेक्सपियर रिटन बाय जॉन मिल्टन, ये इस पोइम को लिखा गया था 1630 यानी कि 1630 के अंदर इस पोइम को लिखा गया। ये 16 लाइनों की पोइम है जो कि एक ही स्टेंजा के अंदर है। स्टेंजा यानी कि कितने स्टेंजेस के कुछ टाइप होते हैं, जैसे 2 लाइनें हैं तो उसको कपलेट बोल देते हैं, ठीक है। 3 लाइनों का टर्जारिमा होता है, 4 लाइनों का क्वार्टर होता है। ऐसे आप सोनेट में पढ़ते हो 6 लाइनों का सस्टेट होता है, 8 लाइनों का ऑक्टेव होता है। बट यहाँ पर क्या है कि 16 की 16 लाइनें हैं, एक ही स्टेंजा के अंदर हैं और इसको आइम्बिक पेंटामीटर के अंदर लिखा गया है। पेंटामीटर, ये मीटर्स क्या होते हैं इनकी बात हम किसी और वीडियो में कर लेंगे। सिंपली आप ये समझ लीजिए कि शब्दों को आप कहाँ पर आपको वॉइस पर प्रेशर देना है, कहीं पर आपको छोड़ना है, यानी कि शब्दों का लहजा कि आपको कौन से शब्द को स्ट्रेस करना है, कौन को अनस्ट्रेस करना है, ये सारा का सारा मीटर के अंदर होता है। जैसे आपको अब देखो यहाँ पे लिखा गया कि यूज़ ऑफ आइम्बिक पेंटामीटर। अगर मैं इसको ऐसे बोलूँ यूज़ ऑफ आइम्बिक पेंटामीटर, तो मैं एक शब्द को थोड़ा कम बोल रहा हूँ, दूसरे को ज़्यादा बोल रहा हूँ। ये मीटर का होता है कि आप शब्दों को पहले शब्द को दबा रहे हो, फिर दूसरे को जोर से बोल रहे हो, ये सारे के सारे मीटर के अंदर आ जाते हैं। इस पर हम एक स्पेसिफिक वीडियो बनाएंगे। और इसके अंदर राइमिंग कपलेट्स का यूज़ किया गया है। कपलेट जैसे मैंने आपको बताया कि अगर 2 लाइनें हैं तो 2 लाइनों का मतलब कपलेट, हिंदी के अंदर बोल देते हैं दोहा, ठीक है। तो अगर 16 लाइनें हैं, 2-2 के कपलेट हैं, तो टोटल कपलेट कितने हो गए? 8 कपलेट हो गए। तो टोटल 8 कपलेट्स हैं। इनकी राइमिंग स्कीम फिर क्या बनेगी? राइमिंग स्कीम ईजिली अगर कपलेट है तो जैसे ए बी बी सी सी, ऐसे करके टोटल 8 कपलेट की आपको राइमिंग स्कीम बनानी है। आप इजीली बना दोगे ए बी बी सी सी डी डी ई ई एफ एफ जी जी एच एच। तो ये आपकी राइमिंग स्कीम रहेगी। आइम्बिक पेंटामीटर में रहेगा। 16 लाइनें हैं, 1 स्टेंजा है, 1630 के अंदर लिखा गया और ये पोइम एक एपिथैफ फॉर्म में लिखी गई है। एपिथैफ क्या होता है कि मरने के बाद में किसी पर लिखी कुछ बातें। तो ठीक है, इतनी अपनी जो फैक्चुअल बातें थी पोइम को पढ़ने से पहले ज़रूरी था, हमने उसको देख लिया। यहाँ पर आप जॉन मिल्टन के बारे में थोड़ा और पढ़ सकते हो, ठीक है। अब पोइम पर जाने से पहले मैं पोइम को एक बार समराइज़ कर देता हूँ कि पोइम में है क्या। अगर आपको ये चीज़ बात दिमाग में बैठ गई, आपको समझ में आ गई कि पोइम में है क्या, तो एक तो आपको लाइन टू लाइन इसकी एक्सप्लेनेशन समझ में आ जाएगी और कोई भी क्वेश्चन आप गलत नहीं करोगे। सिंपली आप पोइम का नाम देखो क्या है। पोइम का नाम है ऑन शेक्सपियर। इसका मतलब कि शेक्सपियर पर कुछ लिखा गया है। लिखने वाला कौन है? जॉन मिल्टन। तो जॉन मिल्टन का जैसे आपने देखा कि जन्म 1608 के अंदर हुआ था, तो विलियम शेक्सपियर इससे पहले हुआ था। विलियम शेक्सपियर का जन्म होता है 1564 यानी कि 1564 लंदन में, और डेथ हुई थी उसकी 1616। इसका मतलब कि जब डेथ हुई 1616 तो तब जॉन मिल्टन आप देख लीजिए कितने साल के होंगे, लगभग 8 साल का था। तो अगर आज के टाइम पे अगर आपने देखते हैं तो अपने से जो पहले जो आए हैं कुछ राइटर वगैरह, जो पोइम कोई सिंगर हो, हम उससे इंस्पिरेशंस लेते हैं, हम उनके फ़ैन बनते हैं। तो आप ये कह सकते हो कि भाई जॉन मिल्टन विलियम शेक्सपियर को बहुत ज़्यादा लाइक करता है, उसकी राइटिंग को, उसके वर्क्स को, क्योंकि ये भी लिटरेचर लिखता है, वो भी लिटरेचर का बंदा था। तो जॉन मिल्टन ने विलियम शेक्सपियर की प्रेज़ करने के लिए, प्रशंसा करने के लिए ये पूरी 16 लाइनें लिखी हैं, एक पोइम लिखी है ऑन शेक्सपियर। अब इस पोइम में वो कहता है कि विलियम शेक्सपियर इतने महान बंदे थे लिटरेचर के अंदर, उन्होंने इतना कुछ लिखा, इतनी लिटरेरी वर्क्स लिखी, पोइम्स लिखी। हम जानते हैं कि 154 सोनेट्स लिखी, 37 प्लेज लिखे। हम उनकी भी बात करेंगे, कौन कौन से नाटक थे। ज़्यादा ना रहे तो जैसे कि हम जब पोइम पढ़ेंगे वहाँ पर पिक आएगी, आपको दिखा दूंगा कि कौन कौन से नाटक उसने लिखे थे, काफ़ी फेमस थे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उनका जो जन्म हुआ था 23 अप्रैल को हुआ था, और 23 अप्रैल को ही उनकी डेथ हुई थी। तो उन्हीं के डे को हम एज ए इंग्लिश लैंग्वेज डे के रूप में मनाते हैं, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज डे जो मनाया जाता है वो विलियम शेक्सपियर की डेथ एनिवर्सरी और बर्थ एनिवर्सरी पर बनाया जाता है। तो इतना खास बंदा वो रहा, उस पर जॉन मिल्टन क्यों नहीं लिखेगा। इस पर में वो कहता है कि उस महान बंदे के लिए जैसे जब किसी की कोई डेथ हो जाती है तो अपने क्या होता है कि हम कहते हैं कोई इसके लिए मकबरा बना दो, कोई टोम बना दो, कोई बिल्डिंग बना दो, कोई स्मारक बना दो। तो जॉन मिल्टन कहता है कि भाई उस महान शख्सियत के लिए
ये मकबरे, ये टूम, ये आपकी मूर्ति वगैरह, कोई पिरामिड बना देना, ये कुछ भी नहीं है उसके सामने। बस इतनी सी बात आप दिमाग में रख लीजिए, ठीक है। टोटल फिर एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि जॉन मिल्टन इतना महान बंदा है, उसने इतने महान वर्क लिखे हैं, उसके सामने आपके पिरामिड्स, आपके टोम, आपके मकबरे, ये कुछ भी नहीं है कि हम अगर उसकी याद में बनाएं तो। क्योंकि एक बहुत ही बढ़िया मकबरा, एक बहुत ही बड़ा स्टैचू कह लो, या फिर आप कह लो कोई पिरामिड कह लो, वो विलियम शेक्सपियर ने अपने रीडर्स के माइंड में, अपने रीडर्स के हार्ट्स के अंदर बना दिया है अपने वर्क्स के जरिए, ठीक है। तो ये 16 लाइनों के अंदर पोइम रहेगी। अब चलते हैं अपनी पोइम की तरफ। देखिए यहाँ से अपनी पोइम होती है स्टार्ट। वट नीड्स माई शेक्सपियर फॉर हिज ऑनर्ड बॉन्ड्स, द लेबर ऑफ एन एज इज पाइल्ड स्टोन्स। सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि ये आपका एक कपलेट है, कहाँ से लेकर, वट नीड्स माई शेक्सपियर ऑफ हिज ऑनर्ड बॉन्ड्स, द लेबर ऑफ एन एज इज पाइल्ड स्टोन्स। जो बॉन्ड्स और स्टोन्स मैच कर रही है, ये आपकी एक कपलेट हो गया, यानी कि इसकी राइमिंग स्कीम होगी ए ए। ये कपलेट है, 2 लाइनें हैं। अब इनका मतलब क्या है, इनका मतलब आपको समझ में आएगा ये दोनों कपलेट्स पढ़ने के बाद में। वट नीड्स माई शेक्सपियर फॉर हिज ऑनर्ड बॉन्ड्स, द लेबर ऑफ एन एज इज पाइल्ड स्टोन्स, और दैट इज हॉलोड रेलिक्स शुड बी हिड अंडर ए स्टार पॉइंटिंग पिरामिड। अब यहाँ पर जॉन मिल्टन कह रहा है कि मेरे शेक्सपियर के लिए क्या ज़रूरत है कि बहुत सारी मेहनत लेबर करनी पड़े, वो भी ऐसी लेबर जो कि कई एजेस तक चलती रहे, और फिर जाकर आप एक पाइल्ड स्टोन करें, यानी कि पत्थरों का एक ढेर लगाएं। पाइल्ड होता है ढेर लगना, पाइल, तो पाइल्ड स्टोन, पत्थरों का एक ढेर लगाएं काफ़ी लेबर करने के बाद में, और उनकी जो हॉलोड रेलिक्स हैं, हॉलोड होती है पवित्र, हॉलोड हॉलीवर्ड से बना है, हॉली होता है पवित्र, तो पवित्र रेलिक्स क्या होता है, किसी के अवशेष, यानी कि जिसको आप कहते हो कि क्या कहते हो, मरने के बाद में जो अवशेष आप पानी के अंदर भाग के आते हैं, वो चीज़ें, कि हम उसकी पवित्र अस्थियाँ, हाँ अस्थियाँ कहते हैं उनको कि हम उस विलियम शेक्सपियर की पवित्र अस्थियों को छुपा दें, हिड कर दें, हिड होता है हाइड, छुपा देना, अंडर स्टार पॉइंटिंग पिरामिड, तारों को छूने वाले, यानी कि इतने ऊंचे ऊंचे मकबरे बना दें, पिरामिड बना दें, जैसे कि आप फोटो के अंदर देख सकते हो साथ में है, कि ऐसे पिरामिड बनाएं, ऐसा विलियम शेक्सपियर को ज़रूरत नहीं है। अब ये आपको 2 कपलेट अच्छे से समझ में आ चुकी होगी, अब पढ़ोगे तो आपको मीनिंग समझ में आएगा। वट नीड्स माई शेक्सपियर फॉर हिज ऑनर्ड बॉन्ड्स, कि विलियम शेक्सपियर की सम्माननीय, ऑनर्ड सम्माननीय बॉन्ड्स के लिए क्या ज़रूरत है, द लेबर ऑफ एन एज इज़ इन पाइल्ड स्टोन, कि पूरी एक एज गुजर जाए लेबर करते करते, और फिर हम एक पाइल्ड स्टोन बनाएं, और डैट इज़ हॉलोड रेलिक्स शुड बी हिड अंडर स्टार पॉइंटिंग पिरामिड, और फिर हम जाकर एक तारों को छूते हुए बड़े बड़े पिरामिड बना दें। तो उसकी पवित्र अस्थियों के लिए, पवित्र हड्डियों के लिए, सम्माननीय हड्डियों के लिए ऐसे पिरामिड बनाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये थी आपकी 2 कपलेट्स, यानी कि हमारी 4 लाइनें यहाँ पे पूरी हो चुकी हैं, टोटल 16 है। आगे, डियर सन ऑफ मेमोरी, ग्रेट एयर ऑफ फेम, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है। यहाँ पर जॉन मिल्टन हमारे विलियम शेक्सपियर को 2 उपाधियाँ दे रहा है। वो कह रहा है कि जो विलियम शेक्सपियर है वो डियर सन ऑफ मेमोरी है, यानी कि यादों का बेटा, यानी कि यादों में आता है बार बार, ठीक है। और दूसरी इसने उपाधि दी है ग्रेट एयर ऑफ फेम, फेम यानी कि प्रसिद्धि, और एयर होता है उत्तराधिकारी, तो बहुत ही महान उत्तराधिकारी है प्रसिद्धि का, और डियर सन ऑफ मेमोरी, ये जॉन मिल्टन विलियम शेक्सपियर को कह रहा है। क्यों कह रहा है, क्योंकि देखिए जिस बंदे का जन्म 1564 को हुआ, डेथ 1616 में हो गई, उसको आज तक हम पढ़ते आ रहे हैं, और लिटरेचर से जुड़ा हुआ हर एक स्टूडेंट्स की ये इच्छा रहती है कि वो विलियम शेक्सपियर को तो एटलीस्ट पढ़े, उनके वर्क्स को पढ़े। ये साथ में कुछ बुक्स यहाँ पे दी हुई है, आप देख लीजिए। ये विलियम शेक्सपियर के नाटक हैं, प्लेज हैं, क्योंकि प्ले राइट से, जैसे कि टेम्पेस्ट हो गया, और मैकबेथ हो गया, किंग लियर हो गया, कुछ हिस्टोरिकल जैसे कि हेनरी 5th
रिचर्ड सेकंड। तो ये कुछ उनकी फेमस प्लेज हैं। 154 यानी कि 154 सोनेट्स लिखी थी। सोनेट नंबर 18 उनकी ज़्यादा फेमस सोनेट है, ठीक है, उसका नेम है शैल आई कंपेयर दी। तो उनके वर्क्स को देखते हुए, उनकी लिटरेचर के अंदर योगदान को देखते हुए जॉन मिल्टन ने 2 उपाधियां दी है, याद रखना क्योंकि क्वेश्चन बनेगा कौन सी 2 उपाधियां दी है। डियर सन ऑफ मेमोरी, ग्रेट एयर ऑफ फेम, व्हाट नीडस्ट दाउ सच वीक विटनेस ऑफ दाई नेम। अब यहाँ पर जॉन मिल्टन कह रहा है कि व्हाट नीड्स दाउ, ये ना वर्ड आएगा दाउ दाई, ये ना ये समझ लो कि आज का यू है, जो अपने बोलते हैं ना यू योर, तो ये ओल्ड इंग्लिश के अंदर दाउ वर्ड यूज़ करते थे। तो व्हाट नीड्स यू, मैं ये कहूँगा कि व्हाट नीड्स यू सच वीक विटनेस ऑफ दाई नेम, यानी कि योर नेम, कि तुम्हारे नाम पर एक ऐसा वीक विटनेस बने, इसकी तुम्हें क्या ज़रूरत है। कौन सा वीक विटनेस? वही आपके पिरामिड्स, मकबरे। तो कोई ज़रूरत, यानी कि विलियम शेक्सपियर के सामने वो सारे के सारे वीक विटनेस हैं जो मकबरे जो बनाए जाते हैं। दाउ इन आवर वंडर एंड एस्टॉनिशमेंट हैज़ इट बिल्ट दाई सेल्फ ए लिव लॉन्ग मॉन्यूमेंट। बहुत ही बढ़िया लाइन है। तो ठीक है, मकबरा बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर याद कैसे करें। तो यहाँ पर वो जॉन मिल्टन कह रहे हैं कि दाउ, तुम, इन आवर वंडर, हमारे आश्चर्य में, और एस्टॉनिशमेंट यानी कि अचंभे के अंदर, हैज़ इट, ये आज का हैज़ है, हैज़ बिल्ट आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बन गया, हैज़ बिल्ट कि बना चुके हो, दाई सेल्फ यानी कि योर सेल्फ, कि तुम खुद, ए लिव लॉन्ग मॉन्यूमेंट, कैसा मॉन्यूमेंट? लिव लॉन्ग मॉन्यूमेंट, जो कभी भी एंडिंग नहीं होगी, ऐसा एक स्मारक मॉन्यूमेंट तुम हमारे आश्चर्यों में, अचंभों में, वंडर में, एस्टॉनिशमेंट में बना चुके हो, तुमने खुद बना दिया। क्योंकि इतना कुछ वो लिख के चला गया कि हम आज भी उसको पढ़ते हैं। आई होप कि आपको यहाँ तक 8 लाइनें यानी कि 4 कपलेट्स आपको समझ में आ चुके होंगे। इसकी भी आप राइमिंग स्कीम देख सकते हो। फेम, नेम, ये आपकी पहले लेवल 2 होगी, ए बी बी, तो ये आपका सी हो गया। फिर एस्टॉनिशमेंट और मॉन्यूमेंट, ये आपका हो गया डी। कुछ लिटिल डिवाइस यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर वर्ड आया था, सॉरी, ये लिव लॉन्ग, तो एल साउंड रिपीट हो रहा है, तो जब आपका कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है उसको बोलते हो आप अलिट्रेशन बोलते हो, ठीक है। ऐसे आई थिंक लास्ट में भी आया था एक, लेट मी चेक इट, हाँ, ये हिज हॉलोड, आपकी लाइन नंबर, जो कपलेट नंबर 2 है उसकी फर्स्ट लाइन, हिज हॉलोड, तो ये भी आपका अलिट्रेशन था। ओके, अब अपने लास्ट आगे की नंबर 5 और 6 कपलेट। फॉर वाइलिस्ट डाउ शेम ऑफ स्लो एंडेवरिंग आर्ट, डाई इजी नंबर फ्लो एंड डेट ईच हार्ट। देखो यहाँ पे आके आपने वीडियोस देखी होंगी, ये लाइनें कंफ्यूज कर देती हैं, बट मैं आपको इजीली समझा देता हूँ कि इसके अंदर क्या है। यहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि जब विलियम शेक्सपियर ने लिखना शुरू किया 1600 के तकरीबन, उन्होंने 37 नाटक लिखे। उससे पहले जॉफ्री चौसर ने लिखा था, जिसको फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहा जाता है। उनका जन्म था 1300-1400 के बीच में वो हुए थे। तो 1400 से लेकर विलियम शेक्सपियर यानी कि 1600 में लिखता है। 2 साल के अंदर कोई ज़्यादा लिटरेचर लिखा नहीं गया, अगर आप इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री पढ़ते हो तो। जॉफ्री चौसर के वर्क को रिपीट करते रहे लोग, हालांकि कुछ राइटर है बट इतने ज़्यादा कुछ नहीं लिखा गया। बट इसका मतलब ये हो गया कि लोग इस काम को छोड़ गए थे, उनके लिए ये एक स्लो एंडेवरिंग आर्ट बन चुकी थी, शेम फील करते थे लोग लिखने पर। बट विलियम शेक्सपियर ने 37 प्लेज लिखे, 154 सोनेट लिखी, और इनके 2 जो कि लॉन्ग पोइम भी हैं वो लिखा। तो ईजी नंबर फ्लो, तो एक तरह से इतने वर्क लिखे कि पूरे नंबर लगा दिए, और वो भी ईजी यानी कि आप पढ़ते हो तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल नेचुरल लाइफ, अपने से कनेक्टेड लाइफ से विलियम शेक्सपियर ने लिखा। तो लाइनें, यही मतलब इन लाइनों का कि फॉर वाइलिस्ट द शेम ऑफ स्लो एंडेवरिंग आर्ट, डाई कि दाई यानी कि तुम्हारे इजी नंबर फ्लो, बट तुम्हारे जो इजी वर्क थे, जो लोगों को आसानी से समझा सकते थे, वो फ्लो करने लगे, यानी कि इतने ज़्यादा। देखो खुद आइडिया लगा लो ना, 37 प्लेज लिख दिए उस बंदे ने। और वो बंदा तो विलियम शेक्सपियर ने कभी ये फेम के लिए तो लिखा ही नहीं था। हम जब उसकी बायोग्राफी पढ़ते तो पता चलता है कि उस बंदे ने सिर्फ अपने पैसे कमाने के लिए लिखा था। लिखता तो था ही नहीं, वो तो नाटक लिखता और परफॉर्म करता था।
उसके वर्क तो उसी के कंपनी के, जो उनकी कंपनी थी, थिएटर था उनका, उसके 2 एक्टर थे, उन्होंने पब्लिश करवाया था। उसको कोई ऐसा नहीं था कि मैं वर्क पब्लिश कराऊँ, मैं फेम हो जाऊँ। सिर्फ जस्ट पैसे कमाने के लिए विलियम शेक्सपियर लिखते थे, और बहुत ही ईजी लिखते थे, आसान लिखते थे, लोकल लैंग्वेज के अंदर वो लिखते थे। कभी नट इनके प्लेज आपने पढ़े होंगे तो आपके +2 के अंदर भी, +1 के अंदर भी था आपका जूली सीजर। नॉर्मल सी कहानी लोगों को अच्छी लगती है। एंड दैट ईच हार्ट हैथ फ्रॉम द लीव्स ऑफ डाई अनवैल्यूड बुक। अब ये कह रहा है कि फिर उन बंदों ने, या उसके बाद में जो भी उसके बाद में कॉन्टेम्प्रेरी राइटर्स आए, या फिर आज तक भी हम सॉरी, उसके बाद में जितने भी लिटरेचर को पढ़ने वाले लोग आए, उन्होंने हैड फ्रॉम द लीव्स ऑफ दाई अनवैल्यूड बुक, तुम्हारी जो अनवैल्यूड बुक थी, देखो उस टाइम के लिए कोई वैल्यू नहीं थी विलियम शेक्सपियर की, आप ये कह सकते हो, क्योंकि वो सिर्फ नाटक परफॉर्म करता था। वैल्यू तो बाद में जाकर बनी है, उसके डेथ के बाद, जब डेथ हो गई, जब वर्क को पब्लिश करवाया गया, तो आज देख लो कितनी प्रसिद्धि है विलियम शेक्सपियर की। बट उस टाइम के लिए उन लोगों के लिए अनवैल्यूड बुक थी। उन्होंने भी कुछ लीव्स यानी कि पत्तियां यानी कि अब ये समझ लो कि लाइनें, अब यहाँ पे पन का यूज़ कह सकते हो आप, लीव्स पत्तियां, लीव्स पत्ती भी होती है और लाइन भी होती है, कि जिन बंदों ने वो आपके बाद में आपके वर्क्स को पढ़ा, विलियम शेक्सपियर की पोइट्री को पढ़ा, नाटकों को पढ़ा, उसमें से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लाइनें लेकर आगे अपने वर्क लिखे हैं। हम लिटरेचर को जब पढ़ते हैं तो देखते हैं कि भाई किसी के नाटक का नेम, किसी के नॉवल का नेम, किसी की पोइम का नेम, रेफरेंस पढ़ते हैं कि ये लाइनें विलियम शेक्सपियर की उस पोइम से ली गई हैं, ये लाइनें विलियम शेक्सपियर की उस प्ले से ली गई हैं। इसका मतलब कि लोगों ने ईच हार्ट हैथ फ्रॉम द लीव्स ऑफ दाई अनवैल्यूड बुक, आ गया समझ में। दोज डेल्पिक, वाह क्या बात है, डेल्पिक, डेल्पिक यानी कि समझ से बाहर, जिसको आप समझ ही नहीं सकते, लाइन्स विद डीप इम्प्रेशन टुक, कि ऐसी लाइनें एक बार पढ़ोगे समझ में नहीं आएगी, बट एक डीप इम्प्रेशन छोड़कर चली जाती हैं। विलियम शेक्सपियर का कोई वर्क पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि यार ये तो लाइनें समझ में आ ही नहीं रही कि लिखा क्या है, बट एक डीप इम्प्रेशन सा पड़ता है अंदर माइंड के अंदर कि नहीं, ये लाइनें कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया है। वो फेमस कोटेशंस कभी सर्च करना विलियम शेक्सपियर की, एक वो फेमस सी कोटेशन है ना कि आई डोंट एक्सपेक्टेशंस, ऐसा कुछ था कि मैं लोगों से उम्मीदें नहीं रखता क्योंकि उम्मीदें दुख देती हैं। बहुत ही बढ़िया लाइन है, सर्च कर लेना, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस बाय विलियम शेक्सपियर, ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो अब इन 4 लाइनों का, इन 2 कपलेट्स का, नंबर 5 और 6 का क्या मतलब है कि तुम्हारे से पहले जो आर्ट एंडेवरिंग हो चुकी थी, हालांकि प्रयास होता है, प्रयत्न करना, एंडेवरिंग मतलब प्रयास करना, ट्राई करना, एफर्ट्स करना, वो स्लो हो चुकी थी, जिसको लोग शेम फील करते थे। तुमने इतने ज़्यादा वर्क लिखे कि वो नंबर फ्लो करने लगे, और वो कैसा था, ईजी था उनको पढ़ना, और हर एक दिल ने, हर एक इंसान ने, हर एक लिटरेचरली पर्सन ने कुछ ना कुछ लाइनें उधारी ली हैं तुम्हारे वर्क से, और वो डेल्पिक लाइन्स, वो ना समझ में आने वाली लाइनें एक दिल पर गहरा सा इंप्रेशन छोड़ती हैं। कभी पढ़ना विलियम शेक्सपियर की पोइट्री को। अब लास्ट की आपकी कपलेट्स, यानी कि आपकी कपलेट नंबर 7 और 8। देन दाउ आवर फैंसी ऑफ इट सेल्फ वेवरिंग, यानी कि आप कह रहे हैं कि देन तब तुम, आवर फैंसी, फैंसी यानी कि अपनी कल्पनाएं, इमेजिनेशंस, ऑफ इट सेल्फ वेवरिंग, तो वेवरिंग होता है अलग होना किसी चीज़ से, यानी कि हमारी कल्पनाओं से अलग होकर, दोस्त मेक अस मार्वल विद टू मच कंसीविंग, कि हमारी यादों में ही हम तुम्हारे लिए क्या बन चुके हैं, एक मार्बल बन चुके हैं, विद टू मच कंसीविंग, कंसीविंग में से प्रजनन करना होता है, बच्चे पैदा करना होता है, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी वो चीज़ बातें चलने लगी, कि जब किसी एक बंदे ने कोई चीज़ पढ़ लिया, उसने आगे कहा कि इसको पढ़ो, जैसे अब आज हम कह रहे हैं कि भाई विलियम शेक्सपियर को पढ़ो, ऐसे जब आप आगे पढ़ाओगे, आप कहोगे कि हाँ विलियम शेक्सपियर को पढ़ा जाना चाहिए, तो आगे से आगे ये चीज़ चलती गई। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं एक मकबरा बन गया जो कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला। देखो कितनी बढ़िया लाइन जॉन मिल्टन ने यहाँ पे समझा दिया कि मकबरों की ज़रूरत नहीं है, उस बंदे को हम पढ़ रहे हैं, पहले कुछ लोगों ने पढ़ा, उसने आगे ट्रांसफ़र कर दिया, आगे से आगे ये चीज़ लॉन्ग लिव, हमेशा के लिए चलती रहेगी। लास्ट की कपलेट, एंड सो स्पल्चर्ड इन सच पॉम डज लाई, और ऐसे स्पल्चर्ड के अंदर, स्पल्चर्ड होता है कोई मकबरा, समाधि कह लो आप, हाँ समाधि, कुटिया कह लो, जो मरने के बाद में जो बनाई जाती है अपनी समाधि,
इन सच पॉम्प, पॉम्प होता है तड़क भड़क, दस लाए, तुम इस समाधि के अंदर बड़ी शान और शौकत के साथ पड़े हुए हो। कौन सा मकबरा? जो कि तुम्हारी हमारी यादों के अंदर बना दिया। रियल वाला नहीं है कि आपको कोई पिरामिड बनाया होगा उसके अंदर पड़ा होगा, नहीं। विलियम शेक्सपियर को पढ़ने वाले लोगों के माइंड में, हार्ट्स के अंदर, दिलों में जो जगह बनाई है उसके अंदर बहुत ही शान शौकत के साथ में तुम पड़े हुए हो। डैट किंग्स फॉर सच ए टॉम वुड विश टू डाई। और इस प्रकार के मकबरे के लिए मरना हर एक राजा की इच्छा होती है। कैसा मकबरा? जो हमने अभी पूरी पोइम पढ़ डाली। अब ये पोइम सारी की सारी यही कह रही है कि उस बंदे ने दिलों पर राज किया है, हम उसको आज भी याद करते हैं। चले चाहे मैं ही क्यों ना हूँ, मैं तो उसका फ़ैन हूँ उस बंदे का। आप भी अगर लिटरेचर के स्टूडेंट हो तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में जाएगा कि यार विलियम शेक्सपियर को तो कम से कम पढ़ा जाना चाहिए, उसके नाटक को तो देखें, कम से कम बुक हमारे हाथ में हो उसकी कोई ना कोई। और इंडिया के अंदर तो हम कालिदास, जिसका हम इंडियन का विलियम शेक्सपियर कहते हैं, तो काफ़ी महान बंदा था। तो कुल मिला के ये आपकी 16 लाइनें थी। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन आंसर पर। क्वेश्चन आंसर से क्या होगा, आपकी ना ये पोइम और क्लियर हो जाएगी बिल्कुल, क्योंकि क्वेश्चन आंसर के अंदर इंग्लिश के अंदर आपको कैसे इसको एक्सप्लेन करना है वो सारा का सारा मैटर आपको वहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डियर सन ऑफ मेमोरी, ग्रेट एयर ऑफ फेम, हु डू द लाइन रेफर टू। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई डियर सन ऑफ मेमोरी, ग्रेट एयर, एयर होता है उत्तराधिकारी, बढ़िया मीनिंग है, याद रखना, एयर उत्तराधिकारी। इसके अंदर ये कह रहा है कि यादों का बेटा कौन है और फेम का महान उत्तराधिकारी कौन है। ऑप्शन नंबर 1 द पोइट, मॉन्यूमेंट्स, शेक्सपियर, पिरामिड। आसानी से आप जवाब दे दोगे शेक्सपियर। नंबर 2 बिल्ड दाई सेल्फ ए लिव लॉन्ग मॉन्यूमेंट, कि तुमने खुद ने एक लिव लॉन्ग मॉन्यूमेंट बना दिया है। हाउ डिड शेक्सपियर बिल्ड हिज मॉन्यूमेंट हिमसेल्फ व्हेन ही वॉज अलाइव। किस प्रकार विलियम शेक्सपियर ने एक मकबरा हमारे दिलों में बनाया है। ऑन रॉक्स, पत्थरों का, विद ब्रिक्स एंड सीमेंट, क्या ईंटों का बना हुआ या सीमेंट का कोई मकबरा बना दिया। हिज राइटिंग, या फिर उसकी जो राइटिंग है वो, या फिर हिज पेंटिंग्स। देखो पेंटिंग तो कोई उस बंदे ने की नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हिज राइटिंग्स। तो जो लिव लॉन्ग मॉन्यूमेंट है वो है उसकी राइटिंग्स, उसके वर्क, उसके प्लेज एंड सोनेट्स। अब जो क्वेश्चन है देखिए आपके लिए इजी रहेगा, यहाँ पर हिंदी में मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, अगर किसी को इंग्लिश पढ़ने में कोई प्रॉब्लम आए तो आप इजीली इसको देख सकते हो। अब जो क्वेश्चंस चलेंगे वो चलेंगे जिसका आपको आंसर देना होता है 15 to 20 वर्ड्स के अंदर, छोटे क्वेश्चन यानी कि। तो पहला क्वेश्चन, फाइंड आउट द वर्ड यूज्ड फॉर मॉन्यूमेंट्स इन द पोएम। जो स्मारक, मॉन्यूमेंट्स के लिए जो वर्ड यूज़ किए गए हैं आपको वो ढूंढने हैं कि कौन कौन से वर्ड मॉन्यूमेंट के लिए यूज़ किए गए हैं। तो आंसर देख लीजिए। तो वर्ड यूज्ड फॉर मॉन्यूमेंट्स इन द पोएम आर, एक तो पाइल्ड स्टोन्स, पत्थरों का ढेर, स्टार पॉइंटिंग पिरामिड, तारों को छूते हुए पिरामिड, एंड मॉन्यूमेंट्स इटसेल्फ, और खुद मॉन्यूमेंट वर्ड भी यूज़ किया गया है। तो 3 वर्ड यूज़ किए गए हैं, रिपीट कर लीजिए, यहीं पर आपके याद हो जाने चाहिए। पाइल्ड स्टोन्स, स्टार पॉइंटिंग पिरामिड एंड मॉन्यूमेंट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज द पोइट मीन बाय द ईजियर नंबर फ्लो। द ईजियर नंबर फ्लो, कि तुम्हारे ईजियर नंबर फ्लो, इससे कवि का मतलब क्या है, इसका पोइट का क्या मतलब है लाइन का। देखो मैंने कहा था ना कि ये क्वेश्चन पढ़ोगे तो और ईजी हो जाएगा। अब पोइम जो हमने अभी जो लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन देखी थी, सेम क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देखो क्या लिखा है, द लाइन द ईजियर नंबर फ्लो रेफर टू द लार्ज नंबर ऑफ शेक्सपियर्स वर्क्स। तो ये लाइन रेफर करती है विलियम शेक्सपियर के बहुत ज़्यादा मात्रा में, जो लार्ज नंबर में उसने वर्क लिखी, विच आर डोमिनेटेड इन द रीडर्स माइंड्स, जो कि रीडर्स हैं उनके दिमाग में छप गए हैं। ठीक है ना, आगे समझ में कि विलियम शेक्सपियर ने बहुत ज़्यादा नंबर्स में वर्क लिखे जो कि रीडर्स के माइंड में छप गए हैं, प्रिंट हो चुके हैं, डोमिनेटेड हो चुके हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, वाई डज द पोइट आस्क द शेक्सपियर्स हॉलोड रेलिक्स बी हिडन अंडर स्टार पॉइंटिंग पिरामिड। कभी क्यों कहता है कि वे शेक्सपियर के पवित्र अवशेष है जो उनको आसमान को छूने वाले गगनचुंबी पिरामिड के नीचे छुपा देना चाहिए, ऐसा वो क्यों कहता है। शेक्सपियर जेनियस, यानी कि जो उसकी
विविधता है, जीनियसनेस है, उसकी जो महानता है, इज सो ग्रेट, बहुत ही ज़्यादा महान है, दैट द पोइट डाउट्स दैट हीज हॉलोड रेलिक्स बी हिडन अंडर स्टार पॉइंटिंग पिरामिड। तो शेक्सपियर की जो महानता है इतनी महान है कि कवि पोइट को इस बात का शंका है कि भाई उसकी जो पवित्र निशानियां हैं, हॉलोड रेलिक्स हैं, उनको आसमान को छूते वाले पिरामिड में छिपाया जा सकता है। यानी कि इससे हमें ये पता चला कि आसमान को छूने वाले पिरामिड बनाए जा सकते हैं, बट हमें पता है कि वो भी कहेगा कि ये भी कुछ भी नहीं है उसके सामने। अब आपके थोड़े से बड़े क्वेश्चन नंबर 1, हाउ, अच्छा डियर स्टूडेंट्स, देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप अपनी नोटबुक में इन क्वेश्चंस को लिख सकते हैं, क्योंकि आपको गाइड से फिर कहीं से पढ़ने का कोई ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट्स आपके, जो कि आपको एक एक लाइन टू लाइन आपको समझा रहा हूँ। इसलिए मैंने कहा था कि पोइम थोड़ी सी वीडियो आपकी लेंथी हो जाएगी। अगर अब आपको लगता है ना कि ये तरीका बढ़िया है, भी पोइट को पढ़ लिया, पोइम को पढ़ लिया, अब क्वेश्चन आंसर भी हम डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो ही मैं अपने चैनल पर बनाता हूँ, ताकि ईजी तरीके से, जैसे विलियम शेक्सपियर ने ईजी तरीके से लिखा, तो मेरा मोटिव ये होता है कि आपको ईजी तरीके से समझा दूँ। ओके, खैर चलते हैं क्वेश्चन पे। हाउ डिड शेक्सपियर मेक हिज लिव लॉन्ग मॉन्यूमेंट? शेक्सपियर ने अपने संपूर्ण जीवन को स्मारक किस प्रकार बनाया है, उसकी लाइफ हमारे लिए एक लिव लॉन्ग मॉन्यूमेंट कैसे है? तो इसका आंसर, या फिर एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, इन वट वे हैज़ शेक्सपियर मेड ए लिव लॉन्ग मॉन्यूमेंट, कि शेक्सपियर ने अपने संपूर्ण जीवन को स्मारक किस प्रकार बना लिया, उसकी लाइफ ही हमारे लिए एक मॉन्यूमेंट कैसे बन गई? आंसर देखिए, शेक्सपियर हैज़ रिटन ए नंबर ऑफ ग्रेट ड्रामाज, पोइम्स, हिज वर्क कंसिस्ट ऑफ ग्रेट थॉट्स, बहुत सारे ड्रामाज लिखे, पोइम्स लिखी, उनके वर्क के अंदर बहुत महान थॉट्स होते हैं, विचार होते हैं। ही डिस्क्राइब्स ईच एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन इमोशंस, हर एक इमोशंस पर उसने लिखा है, जैसे कि उन्होंने कॉमेडी भी लिखी है, हिस्टोरिकल भी लिखे हैं, ट्रेजेडी भी लिखी है, उसके नाटकों को जब पढ़ेंगे तो पीपल रिमेंबर हिम थ्रू दीज वर्क, तो लोग उस बंदे को उसके वर्क्स के जरिए ही याद करते हैं। हिज होल लाइफ हैज़ बिकेम वर्थ रिमेंबरिंग फॉर पीपल, उसकी पूरी ज़िंदगी ही लोगों के लिए एक याद बन चुकी है, रिमेंबरिंग थिंग बन चुकी है। दस, इस प्रकार ही हैज़ मेड ए लिव लॉन्ग मॉन्यूमेंट, इस प्रकार शेक्सपियर ने अपने जीवन को एक स्मारक बना लिया है। क्वेश्चन नंबर 2, वाई डिड मिल्टन फील इट वॉज नॉट नेसेसरी टू पुट अप ए मॉन्यूमेंट इन स्टोन फॉर शेक्सपियर? तो जॉन मिल्टन क्यों कहता है कि भाई ज़रूरी नहीं है कि हम विलियम शेक्सपियर के लिए इस प्रकार का पत्थरों का कोई मॉन्यूमेंट बनाएं? सॉरी, तो क्यों कहा भी, इसका आंसर देखिए। मिल्टन कंसीडर्ड शेक्सपियर एन आइडियल पर्सनैलिटी, तो जॉन मिल्टन पहले तो उसको एक महान पर्सनैलिटी मानता है, आइडियल यानी कि उसका क्या कहोगे, आदर्श व्यक्तित्व मानते हैं, उसको फॉलो करता है। ही बिलीव्ड दैट शेक्सपियर्स वर्क्स वर हिज ट्रू मॉन्यूमेंट, वो मानता है कि शेक्सपियर की जो काम है, जो वर्क है, वो उसका सच्चा स्मारक है, ट्रू मॉन्यूमेंट है। दे रिमेंड पीपल ऑफ हिज ग्रेटनेस, हैंस मिल्टन फेल्ट दैट देयर वॉज नो नीड टू पुट अप ए मॉन्यूमेंट इन स्टोन फॉर हिम, तो वे लोगों की उसकी महानता की याद दिलाती है, जो उसके जो वर्क है ना, वो चीज़ें ही लोगों को याद दिलाती हैं कि विलियम शेक्सपियर कितना महान था। इसलिए वो कहता है कि कोई भी मॉन्यूमेंट पत्थरों का बनाने की ज़रूरत नहीं है। ही हैड हिमसेल्फ मेड ए ग्रेट मॉन्यूमेंट ऑफ हिम इन द फॉर्म ऑफ हिज ड्रामाज एंड पोइम्स, तो पोइम्स के जरिए, ड्रामाज के जरिए विलियम शेक्सपियर ऑलरेडी हैज़ मेड ए ग्रेट मॉन्यूमेंट। तो आंसर समझ में आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 3, वट डज द वीक विटनेस ऑफ दाई नेम रेफर टू? ये जो लाइन आई थी कि भाई वीक विटनेस ऑफ दाई नेम, तुम्हारे नाम का कमजोर चिन्ह, पॉइंट विटनेस, इसका क्या मतलब है? तो आंसर देखिए, वीक विटनेस ऑफ दाई नेम रेफर टू टॉम्स, ये वीक विटनेस किस लिए यूज़ किया गया? टॉम्स के लिए, रेलिक्स के लिए, पिरामिड्स के लिए और स्पल्चर्स के लिए, समाधियों के लिए। शेक्सपियर हैज़ a stronger witness to his name in the form of his literary works, तो इनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वो खुद बंदा है, उसके लिए टॉम्स, रेलिक्स, पिरामिड्स, स्पल्चर्स, ये सारे के सारे अनइम्पोर्टेंट है, ज़्यादा उसके लिए खास नहीं है।
अपने वर्क्स के जरिए इसने मॉन्यूमेंट बना चुका है। इन कंपेरिजन और टू दीज एनी मॉन्यूमेंट इन स्टोन इज ए वीक साइन ऑफ हिज रिमेंबरनेस एज ऑल दीज विल डिके विद द पासेज ऑफ टाइम। क्योंकि ये जो टॉम्ब है, पिरामिड है, मकबरे हैं, ये तो टाइम के पास होने के साथ में एक दिन ख़त्म हो जाते हैं, टूट जाएंगे इस दुनिया से, क्या पता कब तक रहें ना रहें, है ना, लॉन्ग टाइम नहीं है। बट जो उसने लिखा वो अनलिमिटेड है, अनबाउंड्रीलेस है, उसकी कोई बाउंड्री, कोई लिमिट नहीं है, हमेशा चलती रहेंगी। आगे क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट विल बी द बेस्ट ट्रिब्यूट टू शेक्सपियर। तो विलियम शेक्सपियर के लिए बेस्ट ट्रिब्यूट क्या होगा, कौन सी चीज़ है कि हम कहें कि भाई ये एक बेस्ट ट्रिब्यूट है विलियम शेक्सपियर के लिए। शेक्सपियर वॉज ए मैन ऑफ अनपैरल्ड जीनियस। तो शेक्सपियर अद्वितीय यानी कि कभी भी खत्म ना होने वाली महानता के व्यक्ति थे। ही हैज़ क्रिएटेड इमोर्टल वर्क्स, उसने इमोर्टल वर्क्स लिखे हैं यानी कि अमर, जो अमर हो गए, सदा हमेशा ही रहेंगी, ऑफ लिटरेचर के। नो लिटरेचर ऑफ हिज टाइम एंड आफ्टर हिज टाइम, ना तो उसके टाइम का लिटरेचर ना उसके बाद के टाइम का लिटरेचर हैज़ एवर इक्वल्ड हिम इन ग्रेटनेस, उसकी बराबरी कर सकता, उसकी महानता की बराबरी कर सकेगा। ना तो उसके टाइम पे कोई ऐसा बंदा हुआ, ना कोई आज तक हुआ है। देयरफॉर द बेस्ट ट्रिब्यूट टू हिम विल बी द रिस्पेक्ट। तो उसके लिए जो रिस्पेक्ट है, वेनरेशंस हैं एंड डिवोशन है ऑफ हिज रीडर्स टू हिज वर्क, उनके इसलिए उनकी रचनाओं के प्रति जो पाठकों का जो रिस्पेक्ट है, श्रद्धा है, आस्ति है, वो सारी की सारी ही श्रद्धांजलि है, ट्रिब्यूट, बेस्ट ट्रिब्यूट है। ठीक है ना, ओके। अब थोड़े से ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन, हम लाइन टू लाइन ही पढ़ रहे हैं, पहले MCQs आ गए, वन लाइनर आ गए, फिर थोड़े से बड़े शॉर्ट क्वेश्चन, अब लॉन्ग क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट भी, अब सारा कुछ इसके अंदर आ जाएगा लगभग। राइट ए क्रिटिकल समरी ऑफ द पोइम ऑन शेक्सपियर 1630 की जो पोइम है उसको आपको क्रिटिकली एनालिसिस करना है, समझाना है कि क्या कुछ है पोइम के अंदर, पूरी समरी आ जाएगी। द पोइम ऑन शेक्सपियर 1630 इज जॉन मिल्टन्स ट्रिब्यूट टू ग्रेट वर्ड। तो ये एक जॉन मिल्टन का उस महान ग्रेट वर्ड, इसको विलियम शेक्सपियर को कहते हैं वर्ड्स, पोइट ऑफ वर्ड्स, कवियों का कवि, तो उसके लिए एक ट्रिब्यूट है। आप ये भी लिख सकते हो कि भाई दिस पोइम इज रिटन इन 16 लाइन्स 8 कपलेट्स एंड आइमिक पेंटामेट्री यूज यहाँ पे किया गया है। जो स्टार्टिंग में जो फैक्ट बताए थे वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। ओके, इट इज़ बेस्ड ऑन द थीम ऑफ इमॉर्टलिटी। तो थीम क्या है, इमॉर्टलिटी यानी कि कभी ना खत्म होने वाला, नश्वर। थ्रू आर्टिस्ट क्रिएशन, जो आर्टिस्ट क्रिएशन है, कुछ जो वर्क लिखे गए हैं उसके जरिए जो इमॉर्टलिटी जो बनाई गई है उस थीम को यहाँ पर दिखाया गया है। तो ये भी आ जाएगी व्हाट इज द थीम, तो थीम भी आप यहाँ पे देख सकते हो, थीम ऑफ इमॉर्टलिटी। इट इज़ एन एपिथैफ ऑन शेक्सपियर। तो ये एक मरने के बाद में जो लिखा जाता है उसको बोलते हैं एपिथैफ, वो है और किस पर है, शेक्सपियर पर है। मिल्टन बिलीव्स दैट मैन मेड मॉन्यूमेंट्स कैन नेवर बी sufficient tribute to Shakespeare's achievements, as the greatness of his work cannot be captured by any superficial structure। तो जो सुपरफिशियल जो स्ट्रक्चर्स है उसके जरिए जो विलियम शेक्सपियर के जो अचीवमेंट्स हैं, उसकी जो महानता है उसको हम ये प्राप्त नहीं है, ये कोई ट्रिब्यूट नहीं हो कि हम उसके लिए कोई मकबरा बना दें। मिल्टन सेज दैट शेक्सपियर हैज़ हिमसेल्फ क्रिएटेड एन एवरलास्टिंग मॉन्यूमेंट, कभी ना खत्म होने वाला मकबरा, suited to his genius, जो कि उसकी पर्सनैलिटी को सूट भी करता है। इन द मेमोरी ऑफ हिज रीडर्स, जो कि उसके जो रीडर्स हैं उनकी यादों में बना हुआ है। हु रीड्स एंड रिगार्ड्स हिज वर्क्स विद अवे एंड वंडर, जो कि जो रीडर्स उसके जो पढ़ते हैं वो काफ़ी ज़्यादा वंडर करते हैं और रिगार्ड देते हैं। देयर डिवोशन टू हिज वर्क इज़ द ग्रेटेस्ट ट्रिब्यूट टू हिज जीनियस। तो उस महान बंदे के लिए उसकी रचनाओं के प्रति उसका समर्पण ही उनकी प्रतिमा की महानतम श्रद्धांजलि है। हिंदी में आप यहाँ पे पढ़ सकते हो और क्लियर हो जाएगा। इसको पॉज करके आप रोक के देख लेना। अब आगे,
हाउ डज, अब छोटे क्वेश्चन आएंगे थोड़े से। हाउ डज मिल्टन डिस्क्राइब शेक्सपियर एज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर ऑल सक्सीडिंग जनरेशन ऑफ पोइट। मिल्टन शेक्सपियर का कवियों की सभी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में किस प्रकार वर्णन करता है, कि किस प्रकार वो एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन हैं विलियम शेक्सपियर आने वाली जो जनरेशन है उनके लिए। अब तो आ चुकी है, क्योंकि जॉन मिल्टन ने तो खुद 17 सेंचुरी में चीज़ें लिखी थी, फिर अब तो सेंचुरी 21वीं शताब्दी चल रही है, इंस्पिरेशन लोगों ने लिए भी है, लोग लिखते भी हैं। तो आंसर देखिए, शेक्सपियर हैज़ अर्नड ग्रेट नेम एंड फेम थ्रू हिज लिटरेरी वर्क्स। शेक्सपियर किसके जरिए महान हुआ? अपने लिटरेरी वर्क्स के साथ। ही हैज़ रिटन नॉट ओनली ग्रेट प्लेस बट ऑल्सो इमोर्टल पोइट्री। सिर्फ प्ले ही नहीं लिखे, अमर हमेशा चलने वाली पोइट्री भी लिखी है। 154 सोनेट्स। हिज प्लेस आर मोर पोइट्री दैन प्रोज। हिज प्लेस आर मोर पोइट्री दैन प्रोज। उसके जो प्लेज हैं वो क्या हैं? मोर पोइट्री दैन प्रोज। वो नाटक के अंदर भी कहीं ना कहीं आपको पोइट्री मिल जाएगी। आपके +2 के अंदर आई थिंक एक पोइम होगी 7 एजेस ऑफ मैन, वो भी जॉन विलियम शेक्सपियर का नाटक है, उसी में से ली गई है। मिल्टन कॉल्स हिम द डियर सन ऑफ मेमोरी, ग्रेट्स हेयर ऑफ फेम। तो जॉन मिल्टन विलियम शेक्सपियर को क्या कहते हैं? डियर सन ऑफ मेमोरी एंड ग्रेट एयर ऑफ फेम। ही नीड्स नो मैन मेड स्ट्रक्चर एज विटनेस टू हिज जीनियस। वो कहते हैं कि कोई ज़रूरत नहीं है मैन मेड स्ट्रक्चर की उस महान बंदे के लिए, महान शख्सियत के लिए। हिज राइटिंग्स कवर ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन इमोशंस, एक्शंस एंड बिहेवियर। जो जितने भी हमारे ह्यूमन बींग्स के इमोशंस हैं, एक्शंस हैं, बिहेवियर है, वो सारे के सारे पर, उन सारे के सारे टॉपिक्स पर, थीम पर विलियम शेक्सपियर ने प्लेज लिखे हैं, पोइट्री लिखी है। कोई एक्सेप्ट छोड़ा ही नहीं यार, उसने हर एक चीज़ पे लिख दिया। लव क्या हो, हेट क्या हो, यार कुल मिला के सारे टॉपिक उसके अंदर दिए हुए हैं। कोई ट्रेजेडी है, ठीक है। हिज थॉट्स, फिलॉसफी एंड स्टाइल हैव इन्फ्लुएंस्ड पोइट्स कमिंग आफ्टर हिम। तो उसके जो थॉट्स हैं, उसकी जो फिलॉसफी है या उसका जो स्टाइल है, वो उसने इन्फ्लुएंस किया है, प्रभावित किया है आने वाले जो भी उसके बाद में जो राइटर्स आए, पोइट्स आए। इवन अपने पे लगा लो ना, अपने लिटरेचर पढ़ रहे, मैंने कहा कि हर एक लिटरेचरी स्टूडेंट्स की इच्छा होती है कि विलियम शेक्सपियर को पढ़े। दे हैव लर्नड ग्रेट लेसन्स फ्रॉम हिज वर्क। तो बहुत सारे लेसन्स हम उसके वर्क से सीख सकते हैं कि भाई पोइट्री कैसी होनी चाहिए। और विलियम शेक्सपियर के जो सोनेट्स हैं उनको तो कहा ही जाता है शेक्सपियरियन सोनेट्स, यहाँ पर इंग्लिश सोनेट्स। तो सोनेट्स यानी कि 14 लाइन की पोइम होती है। दस ही हैज़ बीन ए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर ऑल सक्सीडिंग जनरेशन्स ऑफ पोइट्स। इस प्रकार वो जनरेशन सोर्स ऑफ इंस्पिरेशंस हैं आने वाली पीढ़ियों के लिए। और ये आइम्बिक पेंटामीटर का ज़्यादा यूज़ भी विलियम शेक्सपियर ने किया था। और ये जॉन मिल्टन ने जो पोएम लिखी है ये इसीलिए शायद आइम्बिक पेंटामीटर के अंदर लिखी है, ताकि एक ट्रिब्यूट दिया जा सके उसी के स्टाइल में लिखकर। जॉन मिल्टन ने जो पोएम लिखी है अपनी 16 लाइन वाली, ये पोएम है, कपलेट का यूज़ किया है। और कपलेट का यूज़ विलियम शेक्सपियर अपनी सोनेट के अंदर करते थे, लास्ट के अंदर। उसका जो पैटर्न था, पहले 3 क्वार्टर्स 4 लाइनों के 12 और लास्ट की 2 लाइनें वो कपलेट होती थी। बहुत ही बढ़िया शानदार लाइनें होती थी कपलेट। और कपलेट के अंदर ही ये पोइम जॉन मिल्टन ने लिखी है, आइम्बिक पेंटामीटर का यूज़ किया है, उसी के स्टाइल में लिखा है। तो हम कह सकते हैं कि खुद जॉन मिल्टन उसी से इंस्पायर हुए हैं, उसके स्टाइल को फॉलो कर रहे हैं। जो कितनी ईजी पोइम लिखी है, क्योंकि ईजी स्टाइल था विलियम शेक्सपियर का। फिर हम जॉन मिल्टन को पढ़ने लगे, तो आगे था कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी ये चीज़ें चल रही हैं। ये आप हिंदी के अंदर पढ़ सकते हो स्टॉप करके इसको। अब कुछ क्वेश्चंस, कुछ वर्ड्स आए थे, बंदा सोचता कि मीनिंग क्या थे। जैसे कि व्हाट आर द हॉलोड रेलिक्स। पवित्र स्मृति चिन्ह क्या होते हैं? क्या होती हैं ये चीज़ें? सिंपल कह लो भाई, मरे हुए बंदे की हड्डियाँ, जिसको आप अस्थियाँ कहते हो। जब कोई बंदा जिसकी डेथ हो जाती है, उसके जो अवशेष होते हैं, अस्थियाँ वगैरह होती हैं, जिनको आप पानी के अंदर भाग कर आते हो, हरिद्वार जाते हो, है ना, वो चीज़ें। पढ़ लो क्या लिखा है। हॉलोड रेलिक्स आर द आइटम्स ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। बची हुई चीज़ें, वो है पास्ट अवे, जो कि पास्ट अवे हो चुका है, जो कि गुजर गया है, जो कि मर गया है, उसकी बची हुई चीज़ें। दीज मे बी देयर स्पेक्टेकल्स, वॉकिंग स्टिकल्स, बुक्स एट्सेट्रा। तो बची हुई चीज़ें ज़रूरी नहीं कि वो, हमने जैसे मैंने कहा स्टार्टिंग में कहा कि भाई इसकी मरी हुई अवशेष हड्डियाँ, वो ज़रूरी नहीं कि वो चीज़ें हों।
तो उसकी जो लिखी हुई जो स्पेक्टेकल्स हैं या फिर कोई वॉकिंग स्टिक्स हैं या फिर कोई इसकी चश्मा वगैरह हो गया, कोई इसकी चलने वाली लकड़ियाँ वगैरह जैसे वो चलता था या बुक्स, वो सारा का सारा कुछ उसके अंदर आ जाता है। द डेड पर्सनस bereaved family and friends believe that he may use them even after his death, so there are placed on his grave is tomb। ये चीज़ें उसके कब्र के साथ में दफनाई जाती हैं ताकि हम उसका याद कर सकें उस बंदे को, ठीक है ना। ये चीज़ें जैसे बुद्ध के बहुत सारे देखते हो बने हुए हैं स्मारक, पिरामिड्स बने हुए हैं, ये सारी की सारी चीज़ें। ओके नेक्स्ट, ये आप हिंदी यहाँ पे देख सकते हो, चश्मे, छड़ियाँ, पुस्तकें आदि, ये सारी की सारी बची हुई चीज़ें जिससे वो बंदा जुड़ा हुआ था। तो विलियम शेक्सपियर के क्या होंगे, उसके बुक्स, उसके वर्क्स, उसकी राइटिंग्स, प्लेस, ड्रामाज, पोइट्री। वाई डज मिल्टन कॉल शेक्सपियर ग्रेट हेयर ऑफ फेम? मिल्टन ने शेक्सपियर को ग्रेट हेयर ऑफ फेम क्यों कहा? आंसर, शेक्सपियर हैज रिटन ए नंबर ऑफ ग्रेट ड्रामाज एंड पोएम्स। हिज वर्क्स कंसिस्ट ऑफ डीप थॉट्स, गहरा एक विचार होते थे उन पोइम्स के अंदर, उस वर्क्स के अंदर। नो एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन इमोशंस हैज बीन लेफ्ट अनटच्ड बाय हिम। कोई एस्पेक्ट नहीं है, कोई ऐसा टॉपिक नहीं है, ऐसा कोई थीम नहीं है जिसको विलियम शेक्सपियर ने टच ना किया हो, उस पर लिखा ना हो। शेक्सपियर इज़ अ वर्ड फेमस फॉर दैम, शेक्सपियर इज़ वर्ड फेमस फॉर दैम। और इसी के साथ में वो वर्ड फेमस हो गए, वर्ड वाइज फेमस हो गया विलियम शेक्सपियर। हैंस मिल्टन कॉल्स हिम ग्रेट, इसीलिए मिल्टन ने को क्या कहा, ग्रेट हेयर ऑफ फेम, कि महान उत्तराधिकारी प्रसिद्धि का, हाईली फेमस पर्सनैलिटी, ये कह सकते हो आप। इसका मतलब क्या होता है, ए हाईली फेमस पर्सनैलिटी। यहाँ पे आप उसकी हिंदी देख सकते हो। व्हाट टाइप ऑफ टॉम वुड द किंग विश टू डाई फॉर? किस प्रकार के मकबरे के लिए राजा लोगों की मरने की इच्छा होती है? शेक्सपियर्स ग्रेट वर्क इन लिटरेचर मेक पीपल रिमेंबर। जो शेक्सपियर के ग्रेट वर्क थे लिटरेचर में, उसके जरिए लोग उसको याद करते हैं। मेक पीपल रिमेंबर हिम विद ग्रेट लव एंड रिस्पेक्ट, प्यार के साथ में और इज्जत के साथ में विलियम शेक्सपियर को लोग याद करते हैं। ही हैज़ इमोर्टलाइज्ड, अपने आप को उसने इमोर्टलाइज कर लिया, हिमसेल्फ खुद, इन द मेमोरी ऑफ द पीपल, लोगों की यादों में। ही नीड्स नो मैन मेड टॉम एज विटनेस टू हिज जेनियस। अब विलियम शेक्सपियर को वही बात रिपीट बार बार हो रही है, कोई मैन मेड टॉम की ज़रूरत नहीं है एज विटनेस टू हिज जीनियस, उसकी प्रसिद्धि के लिए, उसकी महानता के लिए। इवन किंग वुड विश टू डाई फॉर सच टॉम, और ऐसे ही मकबरे के लिए राजा लोग मरना चाहते हैं। ये यहाँ पे आप इसकी हिंदी देख सकते हो। अब आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 100, एक लेंथी क्वेश्चन एक और देख लेते हैं जो कि बहुत बढ़िया है। What are Milton's view on Shakespeare's writing and his virtue? शेक्सपियर के लेखन और उनके गुणों के संबंध में मिल्टन के क्या विचार हैं? राइटिंग्स को लेकर और उसके जो गुण थे, वर्चू थे, उनको लेकर थिंकिंग क्या है जॉन मिल्टन की? देखिए आई थिंक ये लास्ट ही होगा, लास्ट ही है। मिल्टन इज़ डीपली इन्फ्लुएंस्ड विद शेक्सपियर्स राइटिंग, बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड प्रभावित थे जॉन मिल्टन विलियम शेक्सपियर की राइटिंग से। टू हिम, उसके लिए, शेक्सपियर इज़ ए ग्रेट मैन ऑफ वर्चू, उनके लिए जो विलियम शेक्सपियर है वो एक ग्रेट मैन ऑफ वर्चू है, बहुत सारे गुण है उसके अंदर, गुणगारी बंदा है, ग्रेट मैन ऑफ वर्चू यानी कि पूरा गुणगारी। हिज राइटिंग आर फुल ऑफ जेम्स ऑफ लर्निंग्स, उसकी जो राइटिंग है बहुत कुछ है सीखने के लिए, उसके अंदर बहुत चीज़ें आप सीख सकते हो। दे गाइड पीपल टू लीड ए वर्चुअस लाइफ, वो चीज़ें गाइड करती हैं लोगों को एक गुणगारी जीवन जीने के लिए, एक वर्चुअस लाइफ जीने के लिए। नो एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन इमोशंस इज़ अनटच्ड बाय हिम, कोई ऐसा एस्पेक्ट छोड़ा ही नहीं जिसको टच ना किया गया हो विलियम शेक्सपियर के द्वारा। ही हैज़ मेड हिज होल लाइफ ए मोन्यूमेंट फॉर हिमसेल्फ, पूरी ज़िंदगी ही एक मकबरा बना दिया आने वाली पीढ़ियों के लिए। पीपल रिमेंबर हिम विद ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर हिज राइटिंग्स, उसकी राइटिंग्स के कारण, उसके लेखन के कारण लोग उसको याद करते हैं एक बहुत ही बढ़िया ज़्यादा रिस्पेक्ट के साथ। मिल्टन कॉल्स हिम डियर सन ऑफ मेमोरी एंड ग्रेट हेयर ऑफ फेम,
मिल्टन ने उसको ग्रेट सन ऑफ मेमोरी कहा है, ग्रेट डियर सन ऑफ मेमोरी कहा है और ग्रेट एयर ऑफ फेम कहा है। वाई सेइंग सो ही एक्सप्रेस हिज ओन फीलिंग्स फॉर हिम एज वेल एज ए कॉमन मैन्स रिगार्ड्स फॉर हिम। ये बातें कहकर जॉन मिल्टन ये चीज़ शो कर रहा है कि चीज़ें, जॉन मिल्टन तो क्या, हर एक कॉमन मैन भी यही कहता है कि भाई जो विलियम शेक्सपियर था वो रियलिटी के अंदर क्या था, रियलिटी में हम उसको कह सकते हैं डियर सन ऑफ मेमोरी और ग्रेट हेयर ऑफ फेम। ये लाइन पक्का ही दिमाग में रखना। आगे, ही सेज दैट पीपल वेरी फाउंडली रिमेंबर शेक्सपियर, शिद्दत के साथ में, लगाव के साथ में विलियम शेक्सपियर को याद करते हैं। एंड ही इज़ ए हाईली फेमस पर्सनैलिटी, और विलियम शेक्सपियर क्या है, ए हाईली फेमस पर्सनैलिटी। ये आप हिंदी यहाँ से पढ़ सकते हो। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने टाइम 50 प्लस टाइम हो चुका है, 50 मिनट्स प्लस टाइम लगा दिया, बट हमने सारा कुछ पढ़ लिया। जॉन मिल्टन को पढ़ा, फैक्चुअल क्वेश्चंस पढ़े, लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन कर ली, सारे के सारे आपके क्वेश्चंस कर लिए। अब आपको लगता है कि वीडियो अच्छी थी, लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और अपने जो भी आपके व्यूज़ है ना, आपको कोई चीज़ बुरी लगी, ना पसंद आई हो, वो भी आप कमेंट के अंदर पक्का बताएं, क्योंकि वो हमारी फीडबैक होती है ताकि मैं उस चीज़ को इम्प्रूव कर सकूं। ठीक है, तो अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जो भी आपकी नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे वो आपको चैनल पर मिल जाएगी। थैंक यू, बाय बाय।